Saudi Kittens, only on Parkwiz. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो MG ZS EV है। पाकिस्तान में आने वाली जो 0 मीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनमें अभी तक ऑडी और BMW ने अपनी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं जो कि 100% इलेक्ट्रिक हैं, बट वो दोनों गाड़ियाँ जो एक आम कंज्यूमर है उसकी रीच से बहुत ज़्यादा बाहर हैं और काफ़ी महंगी है। सो उस लिहाज से मेरा ख्याल है एक रिलेटिवली जो चीप सेगमेंट है या अफोर्डेबल सेगमेंट में कह सकता हूँ उसमें आने वाली ये पहली गाड़ी है। इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराने में अभी टाइम है और ये एक टच यूनिट है जो कि हम शुक्रिया अदा करेंगे MG कंपनी का जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया। सो अभी ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं की गई, बट एक एक्सपेक्टेड प्राइस जो कंपनी इसकी बताती है वो तकरीबन 65 लाख है। बट उम्मीद की जा रही है कि एक नई EV पॉलिसी आ रही है जिसमें इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 60 लाख के नीचे आ जाएगी और ये गाड़ी मज़ीद अफोर्डेबल हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको MG के बारे में बताता चलूँ। MG जिसको मॉरिस गैरेज बोलते हैं, ये एक ब्रिटिश कंपनी थी और 1924 में इसका क़याम हुआ था। सो 1933 के अंदर 9 साल के अंदर इसकी जो इंसेप्शन है उसके बाद ये पहली ब्रिटिश कार थी जो कि रेस सर्किट के अंदर माइल मेगाला के नाम से एक रेस होती है इटली में, उसको ये जीती थी। सो 1945 में जो MG है वो ब्रिटिश प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था गाड़ियों का और 1955 में उन्होंने तकरीबन 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए थे। 1982 में MG ने अपनी आइकॉनिक जो है 1300 सीसी मेट्रो टर्बो के नाम से एक गाड़ी जो है वो लॉन्च की थी और इसी तरह ये सफ़र चलता रहा। 2007 में साइक जो कि शंघाई बेस्ड ऑटोमोटिव कंपनी है, उन्होंने MG जो ब्रांड है उसको ख़रीद लिया था। अगर मैं आपको साइक के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ तो साइक जो है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में टॉप 100 में आती है, बल्कि लास्ट ईयर अगर मैं उसका नंबर बताऊँ तो 52 था। साइक जो है एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और उनकी जो है ऑडी और डिफरेंट बड़ी कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में साइक ने जो है बेसिकली JV किया है JWSCZ के साथ और MG कार्स पाकिस्तान में बनाने का इरादा रखते हैं। अभी पाकिस्तान में ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि MG जो HS है वो भी आ चुकी है 1.5 टर्बो, बट मेरा अपना पर्सनल जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस गाड़ी में था बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है जिस तरह पूरी दुनिया बात कर रही है कि इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, तो मैं देखना चाहता था कि ये गाड़ी कैसी है। हम आप लोगों के लिए HS जो है उसका रिव्यू भी लेके आएंगे, लेकिन आज का रिव्यू 100% इलेक्ट्रिक वेरिएंट के ऊपर है। MG को जब साइक ने एक्वायर किया था उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो SUV निकाली थी वो GS थी जो कि 2017 में निकाली थी। उसके बाद ZS आई थी, फिर HS आई थी और सबसे एंड पे जो ZS का EV वर्जन है वो लॉन्च किया गया जो कि लेटेस्ट सेंसेशन है और आज हम इसका रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम गाड़ी की फ्रंट की शेप की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसमें काफ़ी जगह उन्होंने लेवरेज किया हुआ है ब्रिटिश हेरिटेज के साथ, क्योंकि MG एक ब्रिटिश ब्रांड था और उन्होंने बेसिकली कोशिश ये की है कि इसकी जो ब्रिटिश हेरिटेज है वो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स में जो आपको नजर आए और मैं साथ साथ बताता चलूँगा। अगर हम गाड़ी की फ्रंट ग्रिल की बात करें तो वो बहुत ही बड़ी है जिसको गैलेक्सी ग्रिल कहते हैं, क्योंकि उसमें आपको गैलेक्सी स्टार्स की तरह ये स्टार नजर आएंगे और उसके सेंटर में MG की बैजिंग है। इस बैज को आप खोल के गाड़ी का जो चार्जिंग डॉक है वो मैं आपको दिखा दूंगा इसके अंदर है। अभी हम फ्रंट शेप की अगर बात करें तो अगले बम्पर के अंदर एक आपको डिफ्यूज़र बम्पर नज़र आ रहा है जिसके अंदर एयर वेंट हैं जो कि एरोडायनामिक्स का काम भी करते हैं और साथ साथ गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको एक लोअर लिप नज़र आएगा और उसके ऊपर एक अपर लिप भी नज़र आएगा। दोनों के अंदर ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है जो कि उसको आउटलाइन करता है। गाड़ी की जो फ्रंट हेडलाइट है उसकी जो शेप है वो लंडन आई जैसी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश हेरिटेज को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज किया हुआ है गाड़ी के डिज़ाइन में। इसके अलावा उसमें डे राइट लाइनिंग मौजूद है, प्रोटेक्शन हेडलैम्प है और जो गाड़ी का फ्रंट पूरी टोटल लुक है वो बड़ी एक बल्कि सी जो है इस ग्रिल की वजह से और इस लाइट की वजह से आती है। इसके अलावा अगर हम साइड पे आ जाएं, गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे देखें, साइड पे जो आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और उनकी शेप जो है वो डच विंडमिल जैसी है। अगेन ब्रिटिश हेरिटेज जो है वो एविडेंट हो रही है यहाँ से। और इसके अंदर जो टायर है वो मिचलिन का दिया हुआ है। बाकी अगर आप साइड पे देखें तो आपको जो थ्रू एंड थ्रू बॉडी के ऊपर ये पैनलिंग नज़र आएगी और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो है ना ग्रे किस्म का जो काम है, एक साइड पे ये पट्टी है और एक रूफ रेल जा रहे हैं, तो पूरी गाड़ी के अंदर एक आपको वही थीम मिलेगी जो कि आगे आपको फ्रंट में मिली थी। इसके अलावा गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं उनके ऊपर आपको क्रोम का पट्टी नज़र आएगी। साइड मिरर जो है वो बॉडी कलर में है एंड यू कैन हैव कीलेस एंट्री बटन ऑल्सो जो भी क्रोम में है। बस इस गाड़ी के अंदर जो क्रोम और सिल्वर का जो इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा एक इसको यूनिक प्रोनाउंस करता है एंड एट द एंड जो पूरी गाड़ी के थ्रू एंड थ्रू मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक, उसके ऊपर साइड पे प्लास्टिक का वर्क किया गया है। गाड़ी की अगर रेयर पे है तो मुझे रेयर लुक गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो रेयर लाइट्स हैं उनके अंदर आपको लावा LEDs मिलेंगी और इसकी जो शेप है वो नॉर्दर्न स्टार पोलैरिस जो है उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा छत के अंदर जो है आपका शार्क फिन एंटीना है वो भी यहाँ से विजिबल है। हाई माउंट जो है रू ब्रेक लैम्प मिल जाता है। इसके अंदर स्पॉइलर मौजूद है एंड आपके पास वाइपर आ जाता है, MG की बैजिंग आ जाती है। पीछे पार्किंग सेंसर नज़र आ जाएंगे और जो इसका पिछले बम्पर के अंदर डिफ्यूज़र है उसकी वजह से उसकी जो शेप है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। एंड अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया पूरी गाड़ी में ब्लैक और जो सिल्वर कलर है उसके इम्तजाज को यूज़ किया गया है।
इसके अलावा आपको बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर और ब्रेक लाइट जो है वो भी मिलते हैं। अब हम इसकी बूट कैपेसिटी देखते हैं। तो ये पुश इट लाइक दिस और इसको आप खोल लेंगे। इसमें कोई उस तरह के ऑटो बूट शॉटो बूट नहीं है, सिंपल आप MG पुश को दबाएंगे और गाड़ी को खोल लेंगे। अगर हम गाड़ी की बूट कैपेसिटी की बात करें तो काफ़ी डिसेंट स्पेस मौजूद है, और अगर उससे ज़्यादा भी अगर आपको चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें 2 या 3 बड़े जो हैं आपके लगेज कैरियर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मज़ीद चीज़ें रखनी हैं तो आप इन सीट्स को आगे करके उसके लिए भी स्टोरेज अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पूरी फ्लैट नहीं होगी, फिर भी आपकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा डिग्गी के अंदर आपको इमरजेंसी किट दी गई है। आपने अगर गाड़ी को खड़ा करना है तो रोड साइन जो है, वार्निंग साइन है इसके अंदर, हवा वाली किट है, पंचर किट है, और उसके अलावा गाड़ी का जो होम चार्जर है वो भी इसकी डिग्गी में हमने रखा हुआ है। सो अगर आपको उसको घर पे चार्ज करना है तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा डिग्गी के अंदर लाइट भी है, अगर आपने रात के टाइम पे अपना सामान वगैरह देखना है तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। गाड़ी की इंटीरियर की तरफ चलें तो गाड़ी के अंदर स्मार्ट की विद कीलेस एंट्री मौजूद है। सो आप एक टच ऑफ बटन से गाड़ी को खोल सकते हैं। सो गाड़ी के फ्रंट सीट के अंदर जो एग्जिट एंट्री है बहुत ईजी है, लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और हेड स्पेस भी कंसिडरेबली है। सो गेटिंग इन और आउट जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की अगली सीट जो है वो इलेक्ट्रिक है और आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बैक सीट की एंट्री और एग्जिट चेक करते हैं और स्पेस देखते हैं कैसी है। सो अगेन बैक सीट के अंदर एंट्री और एग्जिट जो है ये बड़ा ईजी है। पिछली सीट के ऊपर जो हेडरूम है वो तो बहुत कंसिडरेबली ज़्यादा है और लेग रूम भी बहुत अच्छा है। मैंने अगली सीट को भी फुल पीछे किया था अपने मुताबिक, और अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आई एम वेरी कंफर्टेबल। ख़ास तौर पे जो इसका पिछला हेडरेस्ट है वो उसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। आप आर्म रेस्ट इस पर अपना हाथ रख के बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं कंफर्टेबल पे, बट अगर ये सेंट्रल आर्म रेस्ट भी हो जाता तो मज़ीद कंफर्टेबल हो सकता था। इसके अलावा अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मेरा ख्याल है इस सीट के ऊपर 2 एडल्ट और एक छोटा बच्चा जो है बड़े आराम से बैठ सकते हैं। शॉर्टर जर्नी के लिए 3 बड़े एडल्ट भी बिठा सकते हैं आप, लेकिन जो सेंट्रल पोजीशन में बैठेगा वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। बाकी अगर 2 लोगों के लिए हम देखें तो ये बहुत कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस है इसकी। और जो ओवरऑल आपकी विजिबिलिटी है साइड पे क्वार्टर ग्लास होने की वजह से पिछली सीट की विजिबिलिटी जो है वो भी बहुत क्लियर है। इसके अलावा पिछली सीट के ऊपर जो सीट बेल्ट दी गई है और उसके अलावा चाइल्ड आइसोफिक्स जो सेफ्टी एंकर्स हैं बेबी सीट के लिए वो भी दिए गए हैं। सो गाड़ी के इंटीरियर में जो पहली चीज़ आप नोटिस करते हैं वो ये है कि जब आप आके स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हैं, एक तो स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है वो बड़े मज़े की है। इससे पहले हम बता चुके हैं 1-2 गाड़ियों की जो ओपेक शेप आती है वैसी ओपेक शेप है। स्पोर्टी स्टाइल का स्टीयरिंग है और गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का जो अपर पोर्शन है ना, ये आप समझ लें लेदराइट के और उसके अंदर हैंड वीवन जो है वो उसके अंदर पैटर्न भी दिया गया है। नीचे PVC प्लास्टिक है और जो है ओवरऑल जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी ठीक है। सिवाय इसका जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर थोड़ी आपको एक हल्की सी फील आती है। सो गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करते हैं, पुश स्टार्ट है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के मीटर के अंदर जितनी पॉसिबल एलिमिनेशन या लाइट वार्निंग लाइट्स हैं वो एक दफ़ा स्टार्टिंग पे ज़रूर आपको डिस्प्ले करती है गाड़ी, और जब वो स्टार्ट हो जाती है तो आपको सामने रेडी का डिस्प्ले आ रहा है। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के मीटर की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एनालॉग स्पीड जो है वो है, नीचे उसकी बैटरी की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो है। राइट साइड पे आपको गाड़ी की जो चार्जिंग स्टेट है, जिस तरह आम गाड़ी में फ्यूल होता है इस गाड़ी के अंदर क्योंकि चार्जिंग पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको यहाँ पे इसकी चार्जिंग स्टेट ये शो कर रही है जो कि इस टाइम फुल है। और उसके अलावा ये जो मीटर है ये आपको बताएगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका जो पावर यूजेज है वो किस तरह आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना आप उसको पैडल एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल TFT है वो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, जिस तरह आपको बता रही है इस टाइम पे गाड़ी की इस चार्जिंग स्टेट के अंदर जो उसकी रेंज है वो 320 किलोमीटर है। एक पुश ऑफ बटन से आप इसको स्पीड पे लेके जा सकते हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर बन जाएगा। फिर ये आपको एनर्जी फ्लो बता रही है। सिमिलरली आपको टायर प्रेशर मॉनिटर जो है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पे दे रहा है कि गाड़ी के चारों टायरों में कितनी हवा है, इस टाइम पे कितने PSI हवा मौजूद है। इसके अलावा आपकी जो डिफरेंट ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, आपकी एवरेज जो है वो कितनी है, अभी आपने करंट ट्रिप के ऊपर कितनी माइलेज की थी, कितना आपकी स्पीड पे गए थे, कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की, और ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो भी इसी तरह आपको बता रहा है। सो ये TFT आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके अलावा जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है उसकी जो फील है वो बड़ी स्पोर्टी किस्म की है। इसके अंदर आपको डॉटेड जो है लेदर वो मिलेगा और वही सिल्वर और जो ब्लैक पियानो कलर है उसका इस्तेमाल है। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल जो है आपके लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे मौजूद है। यहाँ से आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, उसका सोर्स कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्क्रीन के अंदर नेविगेट करना जो मैं भी आपको दिखा रहा था, सो आप इस बटन के थ्रू आप अपनी जो TFT है उस पर नेविगेट करके डिफरेंट ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गाड़ी की जो मेन हेड यूनिट है उसकी बात करें तो उसमें 8 इंच की जो है स्क्रीन दी गई है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, तमाम किस्म की कनेक्टिविटी मौजूद है और आप इसको बड़े आराम से अपने स्टीयरिंग जो कंट्रोल है उसके थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको टच स्क्रीन के तौर पे यूज़ करना है आप इसको टच स्क्रीन के तौर पे भी यूज़ करके डिफरेंट तौर के अब जो इसकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन है, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें आप नेविगेट करके अपने आप को इसके साथ कस्टम भी कर सकते हैं। इसमें गाड़ी की सेटिंग आ गई, स्पीड की सेटिंग आ गई, म्यूज़िक की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, या अगर आप यहाँ पे
कोई भी चीज़ उसके अंदर मनूवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको ऑप्शन मिलती हैं कि आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके नीचे गाड़ी का एसी का यूनिट है और उसके अंदर कन्वेंशनल एसी है, कोई इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, बेसिक जो एसी होता है। और एसी की नॉब्स खास तौर पे और ये जो वॉल्यूम की नॉब है ये मुझे बड़ी कन्वेंशनल किस्म की लगी और बड़ी अच्छी लगी हैं। जो पुराने ज़माने के स्टाइल का एक होता है कि इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना फ्लैशी चीज़ नहीं यूज़ की गई। सिमिलरली आप एसी के कंट्रोल को इधर मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप टच स्क्रीन पे इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। सो एसी के बटन के नीचे जो अगली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी का जो पैनल है जहाँ से आप गाड़ी के गियर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये गियर लीवर है, ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, जैगुआर के स्टाइल का है। सो आप इसको यहाँ पे घुमा के ड्राइव पे ले आएँ, सेंटर में घुमा के न्यूट्रल पे कर दें, या इसको रिवर्स में ले आएँ। सो याद रहे गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा भी है और पार्किंग सेंसर भी है और उसके अंदर गाइडिंग लाइंस भी मौजूद हैं। सो ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये उसके साथ साथ आपको मूव करके बताती रहेंगी कि आप अगर गाड़ी पार्क करेंगे तो वेयर विल यू एंड अप, और अगर आपको उसको पार्किंग में डालना है जस्ट पुश इट, ये पार्किंग में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर, कर्स और बैटरी जो रेंज के बटन मिलेंगे तीनों। ये मैं आपको गाड़ी की ड्राइव के दौरान इसका बताऊंगा। इसके अलावा आप उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैंड ब्रेक है वो ऑटो होल्ड का बटन मिलता है और बड़े एक अच्छे मटेरियल का इसके ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है इन स्विचेस के साइड पे, जो एक बड़ी डिस्टिंक्टिव लुक दे रहा है इसको और एक बड़ी जो कहते हैं ना प्रीमियम लुक देता है इस पूरे डैशबोर्ड कंसोल को। इसके पीछे अगर आप आ जाएँ तो आपको एक कप होल्डर्स मिलेंगे जिनके ऊपर ये स्लाइडिंग कवर है। सेंटर आर्म रेस्ट के अंदर आप लगेज कैपेसिटी है, आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं और ये जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है उसको बड़ा एक कंफर्टेबल बनाता है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड की लुक एंड फील है वो बहुत प्रीमियम है और कहीं से भी आपको ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ग्लिच है या कोई ऐसे गैप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको नीचे देखें आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पे आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, प्लस 12 वोल्ट का जो आपके पास सिगरेट लाइटर या फिर 2 USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं। सो यहाँ से शायद विजिबल ना हो फ्रॉम ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट जहाँ से जिस एंगल से आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ये दोनों USB पोर्ट नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा पीछे सेंटर कंसोल के अंदर भी एक USB पोर्ट मौजूद है। कि गाड़ी के जो AC का जो वेंट्स हैं वो बड़ा एक आपको एरोप्लेन स्टाइल का जो है ना वो है और इसकी जो मेन लुक है वो आपको ऑडी के जो है ना इनके याद दिलाती है ये भी। और आपके पास ये जो दरवाज़ा खोलने के बटन है इन दोनों जगह से आपको ऐसे लगता है कि गाड़ी का जो डिज़ाइन फीचर है ये ऑडी से इंस्पायर्ड है। तो इसके अलावा इसके नीचे आपको गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स की जो एडजस्टमेंट है वो मिल जाती है और हेडलाइट जो है उसकी एडजस्टमेंट का बटन भी यहाँ पे दिया गया। अगर हम गाड़ी के दरवाजे की बात करें तो वही यूनिफाइड थीम जो मैं आपको बता रहा था थ्रू आउट आ रही है। तो इसके अंदर आपको सिल्वर, पियानो ब्लैक वो मटेरियल नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जिस तरह वो आपको सीटों पे और डैशबोर्ड पे हैंड वेविंग नज़र आ रही थी वो दरवाज़ों पे नज़र आएगी और जो दरवाज़ा है वो भी बड़ी एक हैवी फील देता है विच इज़ आई थिंक गुड फॉर द कार। वैसे तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ओवरऑल वो डार्क ग्रे कलर में जिसको ब्लैक भी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप पिलर से ऊपर देखें तो वो लाइट सिल्वर और ग्रे के जो है ना लाइट ग्रे के कम्बिनेशन में आता है और गाड़ी की जो पूरी रूफ है वो तकरीबन लाइट ग्रे कलर की है। इसके जो अंदर गाड़ी के अंदर पैनोरामिक रूफ है उसका जो बटन है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है। सो विद द पुश ऑफ बटन आप इसका कवर हटा सकते हैं जो कि बड़ी स्पीड में जाता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको पूरा हटाना चाहें या पार्शियल हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। सनरूफ खोलने के लिए जो गाड़ी का जो है ना बटन वो बड़ा कन्वेंशनल स्टाइल का, पुराने ज़माने में अगर हम देखें ना तो वोक्सवैगन या पोर्शास जो हैं उनका सनरूफ इस तरह खुलती थी। आप इसमें डिफरेंट लेवल हैं, आप जितनी छत को खोलना चाहते हैं आप इसको वहाँ पे जो एडजस्ट कर सकते हैं या मैनुअली होल्ड करके भी गाड़ी की छत को खोल सकते हैं। सो अगर आपने एक कोई सिंगल पॉइंट में कहता हूँ यहाँ पर लेके जाना है, अभी मैंने इसको पूरा नहीं खोला सो ये उस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। अगर मैं इसको फर्दर आके लेके जाना है मैं इसको एक पॉइंट और आगे ले जाऊँगा, फर्दर आगे लेके जाना है एक और आगे ले जाऊँगा। सो देयर इज़ अ लिमिट जहाँ तक आएगी उसके बाद आप इसको टोटल खोल सकते हैं। सिमिलरली ये आगे नेट लगाया गया ताकि अगर आप सनरूफ खोल के गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने से कोई ऑब्जेक्ट या छोटे कंकर जो हैं वो आपको आके ना लगे। इस बटन के साथ साथ आपको यहाँ पे पैसेंजर और जो है ड्राइवर दोनों के लिए रीडिंग लाइट्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा गाड़ी के जो सन वाइजर हैं उन दोनों के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं, पैसेंजर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। सो अभी तक मैंने आपको गाड़ी की तमाम ऑप्शन और फ्रिल्स के बारे में बताया। मेरा ख्याल है अब हम गाड़ी की जो बेसिक ड्राइव है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है उस गाड़ी की, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक्साइटमेंट मुझे ये थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें कोई इंजन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर होती है और इसका जो पूरा सिस्टम है वो एक आम कंबशन इंजन से बड़ा फ़र्क है। कोई गियर नहीं होता, सिंगल आप उसमें ड्राइव में डालते हैं और फिर उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो पावर देती है। सो इस गाड़ी के अंदर जो मोटर है वो 44.5 किलोवाट आवर्स की मोटर है और उसकी इक्वलेंसी जो है अगर आप उसको हॉर्स पावर में करेंगे तो 147 बनती है और 350 जो न्यूटन मीटर टॉर्क है। ये सारे फिगर्स आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, बट मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि ये जो गाड़ी है ये कैसी है। और इस गाड़ी के अंदर जो एक इसकी जो पुश है जब आप गाड़ी में बैठते हैं, सो मैं अगर आपको भी करके दिखाऊं, सो ये जब आप गाड़ी को पहली दफ़ा जब इसको एक्सेलरेटर देते हैं तो आपको एक इमेंस पावर जो है वो मिलती है और गाड़ी जो है ऐसे इंस्टेंट रिस्पांस देती है कि इसमें कोई लैग नहीं है। जितने भी आप पेट्रोल इंजन चलाते हैं, जितनी भी तेज़ गाड़ी हो उसमें एक टाइम लगता है, लैग आता है कंबशन का।
इसमें आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है। और ये गाड़ी मतलब लिटरली अगर आप सीट पे बैठे हैं और अगर आपको नहीं पता कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी को एकदम पुश करने लगा, तो आपको एकदम गाड़ी जो है पीछे सीट के अंदर धकेलती है, जो कि इस गाड़ी की एक्सट्रीम पावर है। और जो इस गाड़ी की पावर की जो डिलीवरी है वो विदाउट एनी लैग है, और जितनी मर्जी स्पीड पे आप जा रहे हो वो मजीद जो उसकी डिलीवरी है पावर की, वो उसमें कहीं वो जो आप कहते हैं ना एक डिफरेंशियल पोर्शन जो आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जाके नीचे नहीं हो जाता, बल्कि वो इक्वलेंट रहता है। बल्कि मैं तो इस गाड़ी को हमेशा ये कहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो हमें एक जिम्मेदारी मिलती है, एक एज ए ड्राइवर हमें इस चीज़ को कस्टम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो ये है कि जो इतनी ज़्यादा पावर जनरेशन है उसको कंट्रोल कैसे करना है। उर्दू का एक वर्ड है या पंजाबी में यूज़ करते हैं मीसना, ये उस गाड़ी को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वो है कि आपको वैसे देखने में लगता है कि बिल्कुल एक बड़ी डोसाइल सी गाड़ी है, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी है। आप क्राउड में भी जा रहे हैं तो ना तो इसकी कोई शेप ऐसी है जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जी जो बड़ी फ्यूचरिस्टिक शेप है या अजीबोगरीब शेप बना दी गाड़ी की कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की शेप जो है वो डिफरेंट होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शेप बिल्कुल एक नॉर्मल रोड कार की तरह है। बट अगेन डिस्गाइज वाली बात है कि जब ये अपनी पावर जनरेट कर रही होती है तो सड़क पे इर्द गिर्द जितनी गाड़ियाँ हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा एक तो तेज़ है। दूसरी जो जिम्मेदारी की बात मैं कह रहा हूँ, एज ए ड्राइवर मैं ये फील करता हूँ कि जब आप आम गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि सड़क पे जो ट्रैफिक क्रॉस कर रही है या चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको कितनी जल्दी अप्रोच करेंगे। इस केस में आप उनको इतनी स्पीड में अप्रोच करते हैं कि आपका जो एस्टिमेट होता है ये उससे बहुत ज़्यादा तेज़ है। सिमिलरली वो बंदा है जो सड़क क्रॉस कर रहा होता है या ट्रैफिक है, वो जो आपको जब आप आगे की तरफ आ रहे होते हैं या कोई ट्रैफिक में सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसकी एक अजम्पशन होती है कि ये गाड़ी जो है ये इतनी देर तक मेरे पास पहुंचेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसकी आवाज़ होती है, एक आम जो गाड़ी कंबशन इंजन वाली गाड़ी है उसकी आवाज़ है जो वो आपको जितने भी बाय स्टैंडर्स हैं या जितनी ट्रैफिक है उसको वार्न कर देती है। इस केस में मैंने मीसना का वर्ड इसलिए यूज़ किया था कि बिल्कुल खामोश है ये गाड़ी। तो आप इसमें जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहे होंगे, इसके ना तो कोई इंजन है, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आनी, कोई इसके अंदर एग्जॉस्ट की आवाज़ नहीं, क्योंकि गाड़ी में एग्जॉस्ट ही नहीं है। इसके अब जो 0 to 100 फिगर है वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। जो कंपनी क्लेम करती है वो 8 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स है, और हम चल के अब 0 to 100 इसका चेक करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया गाड़ी की पिक के बारे में कि मतलब वो इंस्टेंटली बहुत तेज़ है और आपने 0 to 100 भी चेक कर लिया। अब इसके ड्राइविंग मोड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मोड जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मोड का बटन है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक स्पोर्ट्स मोड है, एक आपके पास नॉर्मल है और एक इको है। सो जब मैं इको में चलाता हूँ तो गाड़ी थोड़ा एक ऐसे मोड में चलती है कि जो उसकी पावर कंजम्पशन है वो ऑप्टिमल पे चली जाती है। पिक उसमें भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक गैसोलीन कार से कंपेयर करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन और अगर आप इसको फिर नॉर्मल में लेके जाते हैं मोड में, उससे बेहतर होती है। और जब स्पोर्ट में लेके जाते हैं तो एकदम आपको जो इसका थ्रस्ट मिलता है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ उसका कोई मैच नहीं है। इसके साथ एक और बटन है कर्स का, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम होता है। इसके 3 मोड हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ड्राइवर को जो है ना इस गाड़ी को चलाने के लिए जो भी चला रहा है अपने आप को थोड़ा बहुत इसके साथ अपने आपको ना कस्टम करना पड़ेगा। बिकॉज आम गाड़ी में जब आप रेस छोड़ते हैं ना तो गाड़ी बड़े आराम से आहिस्ता होती है। इस केस में जिस तरह ये स्पीड में जा रही है, जो ही मैं इसके ऊपर से लिफ्ट करूँगा पैडल, एकदम ब्रेक इसकी अप्लाई होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कर्व सिस्टम। इसके भी 3 जो है लेवल्स हैं। इस टाइम पे नंबर 3 पे है, सो रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं। नंबर 1 जो है वो लाइट मोड है, उसमें मैंने रेस से पैर हटाया, गाड़ी नॉर्मल है। अगर मैं इसको 2 पे लेके जाता हूँ तो मॉडरेट पे है, वो थोड़ा एकदम मेरी गाड़ी एक्सेलेरेटर छोड़ता हूँ तो रिस्पांस हो जाता है, उसका कम हो जाता है, बट इतना नहीं। बट जो ही मैं इसको नंबर 3 पे लेके जाता हूँ कर्स का, जो कि एक्सट्रीम लेवल है, रीजनरेशन का हैवी लेवल है, उस पर मैंने अभी गाड़ी उठाई हुई है, मैंने इसको रेस दी है, ये उठ रही है। जो ही मैंने इसके ऊपर से पैर उठाया तो ऐसे लगेगा कि गाड़ी ने ब्रेक लगाना शुरू कर दी है। और ये ख़ास तौर पे अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आप इस गाड़ी से कस्टम नहीं है और आप इसको कर्स लेवल 3 पे चला रहे हैं तो जो पीछे आने वाली गाड़ी है वो आपको हिट भी कर सकती है, बिकॉज ना तो आपका ब्रेक लैंप ऑन होगा और एकदम गाड़ी इंस्टेंट अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस करती है। ये मैंने गाड़ी को उठाया और ये मैंने उसकी जब छोड़ी तो मैंने इस टाइम ब्रेक पे कोई पैर नहीं रखा, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो ऐसे जैसे जैम होना शुरू हो जाती है। सो ये जो इसका फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन का, ये इसको भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी इस गाड़ी को इस्तेमाल करेगा तो ये उसके मेरा ख्याल है कस्टम होने के अंदर या गाड़ी के साथ जो आपकी आगाही है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाया है और शुरू में जिस दिन पहले दिन मैंने चलाया था तो मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा था कि मैं गाड़ी की शायद कोई ब्रेक जैम हो गई है, कोई पहिया जाम हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये कर्व सिस्टम जो है ये इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेक है जिसकी वजह से ऐसा करता है। अब आ जाते हैं हम इसकी चार्जिंग के ऊपर और जो इसकी बेसिकली इकोनॉमी है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसकी लोग हम बात करते हैं, यानी फ्यूल इकोनॉमी कहते हैं इस आम तौर पे, या पर किलोमीटर कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि इस गाड़ी में फ्यूल तो डलता कोई नहीं है, बट इलेक्ट्रिक कार है। अब हमने ये देखना है कि इसका एक चार्ज जो है हमें क्या कॉस्ट करता है और उसमें कितने किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। सो
दो किस्म के तरीके हैं, एक आप इसको घर पे चार्ज कर सकते हैं, एक आपके पास कमर्शियल चार्जर्स हैं। सो कमर्शियल चार्जर के ऊपर फास्ट चार्जर जो है उसके अंदर ये गाड़ी तकरीबन आपको 1 घंटा 10 से 15 मिनट में टोटल चार्ज हो जाती है। और जो आपको एवरेज कॉस्ट मैंने करके देखा है लाहौर में जो लगा हुआ है एक चार्जिंग स्टेशन, उसके ऊपर अगर आप चार्ज करें तो एक एवरेज कॉस्ट, अगर आपकी गाड़ी की बैटरी ज़ीरो तो तकरीबन नहीं होती कभी भी, आप 10-11% पे डलवा लेते हैं। सो एक एवरेज चार्ज जो है वो 900 से लेके 950 या 1000 रुपये कॉस्ट करता है कमर्शियल चार्जर के ऊपर। अगर वही आप घर पे चार्ज करेंगे तो आपको 500 से 600 रुपये की चार्जिंग कॉस्ट आएगी। बट घर वाला चार्जर ऑब्वियसली जो गाड़ी के साथ आता है वो आपको दिखा भी देंगे, वो स्लो है, वो 10 से 12 घंटे ले सकता है या 9 घंटे भी ले सकता है। बट जो कमर्शियल चार्जर है, जो फास्ट स्पीड चार्जर है, उस पर मैक्सिमम आपको 1 घंटा 10 से 15 मिनट लगते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं ना, इनकी जो चार्जिंग की जो स्पीड है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना इसकी एक साइन होता है कि उस गाड़ी के आप कितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और 0 से 80% जो बैटरी चार्ज है ना, वो बेसिकली देखना होता है कि कितने टाइम में होती है, बिकॉज जो बैटरी ऊपर जाती रहती है, जो उसका चार्जिंग स्पीड है वो कम होती रहेगी। सो 0 to 80% जो है ना, वो एक आप समझ लें क्राइटेरिया है कि यार 0 to 80% अगर गाड़ी की बैटरी किस टाइम में चार्ज हो रही है ना, तो वो एक उसका आप समझ लें कि एक क्राइटेरिया उस लिहाज से कि लोग उसको कंपेयर करते हैं कि यार डिफरेंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो कंपैरिजन होगा वो 0 to 80% चार्ज क्या टाइम है। सो इस गाड़ी का 0 to 80% जो चार्ज टाइम है वो 140 मिनट्स है। मैंने खुद करके देखा है कि अगर आप इसको फास्ट चार्जर जो रैपिड चार्जर्स हैं जो लगे हुए हैं कमर्शियल चार्जर, उस पर करेंगे चार्ज, 0 to 80% जो है ये 40 मिनट्स के अंदर कर देती है। और बाकी जो है 80 से 100 तक का जो है तकरीबन वो 30 से 35 मिनट और लेती है। सो अब आ जाते हैं कि एक चार्जिंग जब गाड़ी की 100% बैटरी है तो उसकी जो रेंज है वो क्या है। सो जो 340 किलोमीटर तक की जो है ना इसकी जो है कैपेसिटी की रेंज है। जब आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो 340 किलोमीटर की कैपेसिटी की रेंज है। रेंज का मतलब ये है कि ये वेरी करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे, आपने गाड़ी की कौन कौन सी जो है डिवाइसेस ऑन की हुई हैं। अगर आप एसी चलाएंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी की जो रेंज है वो नीचे आ जाएगी। अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करके चलाएंगे, स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे, तो ऑब्वियसली गाड़ी की रेंज नीचे आ जाएगी। सो एक मैक्सिमम जो रेंज समझ लें 340 है, और मिनिमम जो मैंने इसको चला के देखा कि शहर के अंदर आप एसी भी चलाते हैं और आप गाड़ी को पुश भी करते हैं और आप उससे फुल थ्रॉटल पे चलाते हैं तो तकरीबन 250 से 340 जो है वो आता है। इस तरह अगर आप इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें, वो 2 रुपये से लेके 4 रुपये पर किलोमीटर पे आती है, जो कि किसी भी गैसोलीन गाड़ी से मेरा ख्याल है 1/3 की कॉस्ट है। और एक और मज़े की बात यह कि इस गाड़ी के अंदर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, ना इसमें कोई मोबिल ऑयल है, ना इसमें किसी किस्म का कोई फ्लूइड है। सिर्फ गाड़ी के अंदर कूलेंट है, जो गाड़ी के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो इसकी बैटरीज हैं, उनको ठंडा रखता है। उसकी भी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। सिर्फ इस गाड़ी में आपके ब्रेक पैड चेंज होने हैं या आपके टायर चेंज होने हैं। ब्रेक पैड जो है उसकी कॉस्ट मैंने पता की है कंपनी से, वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये, जो कि मेरा ख्याल था बहुत ज़्यादा होगी, बट बड़ी एक मेरे ख्याल से एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। जहाँ तक वारंटी टर्म्स का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के अंदर ये लोग 1 लाख किलोमीटर या 4 साल की वारंटी दे रहे हैं गाड़ी की, और बैटरीज की जो वारंटी है वो 8 साल की है। सो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल है जो एक कंज्यूमर के माइंड में होता है कि यार मैं गाड़ी लूँगा तो मैं गाड़ी लेके फंस ना जाऊँ, या मुझे उसकी जो पार्ट्स है मेंटेनेंस बहुत महंगी होगी। सो उस लिहाज से ये गाड़ी मेंटेनेंस फ्री है लिटरली। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, इसको कभी वर्कशॉप नहीं जाना, सिर्फ आपको रेगुलर जो है इसके चेकअप करवाने के लिए शायद जाना पड़े, उसके अलावा आपको इस गाड़ी को किसी वर्कशॉप पे नहीं लेके जाना। सो ये इस गाड़ी का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब आ जाते हैं एक और टर्म होती है रेंज एग्जाइटी। रेंज एग्जाइटी ये है कि देखिए अगर हम लोग सारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स भी यूज़ करते हैं, जब आपके मोबाइल की बैटरी एक सर्टेन लेवल से नीचे आती है ना, तो आपको एकदम परेशानी शुरू हो जाती है कि यार मैं कहीं चार्जर ढूंढूं, और हम में से ज़्यादातर लोग उसको 0 तक नहीं ले जाने देते। और अगर चली भी जाए तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसकी चार्जिंग के बगैर भी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। गाड़ी के केस में जो रेंज एग्जाइटी है वो ये है कि मैं इस गाड़ी को अगर चला रहा हूँ जब से, तो जब ये एक सर्टेन लेवल से नीचे आती है ना इसकी चार्जिंग स्टेट, और ये आपको कहती है कि जी क्रिटिकल लेवल जो बैटरी का वो हो गया 10, आप इसको चार्जिंग पे लगाएं, वो तकरीबन तब भी 50, 60, 70 किलोमीटर की रेंज रहती होती है इसके अंदर। लेकिन उस टाइम पे आपके दिमाग में एक टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मुझे इसको चार्ज करना है, मुझे इसको चार्ज करना है। और फिलहाल पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो मुझे अलमिया लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आनी है, ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हर रोज़ हम सुनते हैं पार्लियामेंट में बहस हो रही है, अखबारों में आता है, सोशल मीडिया में आता है, बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जब मैं देखता हूँ तो लाहौर जैसे शहर में सिर्फ एक कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन है, इस्लामाबाद में 2 हैं, कराची में 2 हैं। सो उस लिहाज से जो ये एक चार्जिंग की जो एक प्रॉब्लम है ना कि ईज़ ऑफ चार्जिंग नहीं है। आप घर पे तो जाके चार्ज कर सकते हैं, वो 8-9 घंटे का आपका जो रात के चार्ज है वो तो है, बट जनरली अगर आप शहर में किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आपके वो जो मैं बता रहा हूँ कि एक रेंज एक सर्टेन लेवल से नीचे आ जाती है, तो एक आपको परेशानी रहती है। शहर के अंदर तो छोड़ें, हाईवे के ऊपर तो चार्जर भी है ही नहीं, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। और इसीलिए जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं ये सिर्फ अभी शहर की गाड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ ये जो चार्जिंग नेटवर्क है ये अभी बिल्कुल ना होने के बराबर है।
और इसके अंदर गवर्नमेंट को हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बैटरीज होने की वजह से गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना, गाड़ी एक बड़ी अपनी तरफ से आप कहते हैं ना बिछी हुई है ज़मीन पे, बिकॉज एक तो उसके ऊपर वेट बहुत ज़्यादा है बैटरीज का। यही वजह है कि गाड़ी जब बम्पी रोड पे भी जाती है या खड्डों में भी जाती है तो वो आपको एक बिल्कुल फ्रिजाइल सा रिस्पॉन्स नहीं देती, एक बड़ी सॉलिड आपको जो है ना गाड़ी की फील आती है। और सस्पेंशन और हैंडलिंग दोनों में ये जो गाड़ी का वेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें पावर तो बहुत ज़्यादा है, बट जब आपने उसको मैनूवर करना है तो आपकी स्टेबिलिटी और आपकी जो गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्राउंड क्लियरेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, बिकॉज ये क्रॉस ओवर कैटेगरी की गाड़ी है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बड़ी ऑप्टिमल है, तो किसी भी खड्डे पे या स्पीड ब्रेकर पे आपको किसी किस्म की परेशानी का कोई सामना नहीं होगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ कि गाड़ी की जो अब अंदर बैठे होते हैं तो जो कैबिन नॉइज़ है ना, बाहर का जो शोर आता है, एक नैगिंग जो आवाज़ें आती हैं वो कितनी कंट्रोल्ड है, उससे पता लगता है कि गाड़ी की जो है साउंड प्रूफिंग कैसी है। इस केस में हालांकि गाड़ी के इंजन की भी कोई आवाज़ नहीं है, फिर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्वाइट है। अगर आप बाहर की इस टाइम सड़क पे जा रहे हैं, लाहौर शहर की जो नहर है ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, हमारे इर्द गिर्द मोटरसाइकिल रिक्शे को मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ, सो अंदर जो है आवाज़ बहुत कम आती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम जर्मन या यूरोपियन कार्स की तरह इसके जो कंट्रोल्स हैं वो अपोजिट साइड पे हैं, मतलब आपका इंडिकेटर जो है वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा और वाइपर आपके राइट साइड से ऑपरेट होगा। इसके अलावा इंडिकेटर के नीचे आपको एक और लेवर नज़र आएगा जो कि आपके क्रूज़ के फंक्शन के लिए काम हो सकता है। सो क्रूज़ कंट्रोल जो है उसको लगाना बड़ा आसान है। ये एक लेवर है, इसको आप आगे की तरफ प्रेस करेंगे अपनी तरफ और उसको ऊपर करके आप स्पीड सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ करेंगे स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, अभी 49 पे है, और ऊपर करूँगा 50 हो गई, 51 हो गई। और अगर मैंने उसको डिक्रीज़ करना है स्पीड को तो मैं उसको नीचे की तरफ पुश कर दूंगा, और अगर मैंने क्रूज़ बंद करना है तो मैं इसको लेवर को आगे प्रेस कर दूंगा तो क्रूज़ बंद हो जाएगा। जहाँ तक गाड़ी के सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की बात है तो गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से लोकल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। पाकिस्तान में आने वाली सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग मेरा ख्याल है वो आखिरी चीज़ है जिसके ऊपर कंपनियों ने जोर देना शुरू किया है, और इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स का होना एक बड़ी अच्छी बात है। गाड़ी की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि इस गाड़ी को भी ख़ास तौर पे बड़ी यूनिक गाड़ी है, और इस तरह से कई लोगों को जो डर होता है कि गाड़ी चोरी होने का डर होगा, तो ये उससे भी बिल्कुल मुबर्रा है। अभी तक हमने आपको जो भी रिव्यू दिया है इस गाड़ी के बारे में वो शहर की ड्राइविंग के लिए, बिकॉज हमने इसको लॉन्ग पे ना लेके जा सकते हैं, ना भी लेकर गए हैं, बिकॉज यहाँ पे हाईवेज़ के ऊपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सो हाईवे पे इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, बॉडी रोल कैसा है, गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है हाई स्पीड के ऊपर, वो भी हम आपको बताने से कासिर हैं। साथ के साथ ये बात भी याद रहे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, ये शहर में जब इनकी परफॉर्मेंस होती है, जिसकी रेंज की हम बात कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छी मिलती है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे तो पुश नहीं करते गाड़ी को, ब्रेकिंग होती रहती है, तो ये कर्व्स की वजह से जो है रीजनरेट होती रहती है एनर्जी। लेकिन जब आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएंगे और अगर हाई स्पीड पे लेके जाएंगे तो जो इसकी रेंज है वो कदरे कम हो जाएगी, क्योंकि एक पेट्रोल गाड़ी में तो होता है कि अगर आप उसको नॉर्मल स्पीड पे चलाते रहे तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन नीचे आ जाती है, बट इसके केस में जब आप इलेक्ट्रिक मोटर की जो पावर है उसको यूज़ करेंगे हाई स्पीड के ऊपर, तो जो उसकी रेंज है वो बहुत जल्दी नीचे गिरेगी। सो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल से हाईवेज़ के ऊपर जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं होगी जैसी कि छोटे रूट के ऊपर या शहर के अंदर। ओवरऑल गाड़ी के अगर 2 एस्पेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल, तो ये गाड़ी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल फीजिबल है। अगर आप नंबर्स को देखें, जैसे हमने आपको बताया, इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 2 से 4 रुपये पर किलोमीटर आती है, और कोई भी डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड में गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए इसको अगर चूज़ करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में एक अर्ली अडॉप्टर के तौर पे आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना डेवलप नहीं है, और गवर्नमेंट को इसमें अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती है। कई दफ़ा हम सुनते हैं कि पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहे हैं, नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है। सो अभी अगर ये गाड़ी आज पाकिस्तान में 65 लाख रुपए के बजट के अंदर इंपोर्ट की जा रही है, या 65 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है एज़ पर कंपनी, और अगर नई एक्सपेक्टेड ऑटो पॉलिसी जो आ रही है उसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 60 लाख के अंदर आ जाएगी, तो मेरा ख्याल है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक बड़ी अच्छी गाड़ी है जो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ले भी सकता है, और जो फ्यूल इकोनॉमी है या जो फ्यूल की बचत है, एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की वजह से ये गाड़ी किसी भी हाउस होल्ड के लिए मेरा ख्याल है एक अच्छी चॉइस बन सकती है। बट ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट जो है वो ईवी पॉलिसी को जल्द से जल्द लेके आए, ताकि पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा नजर आएँ, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा डेवलप हो। एमजी ने एक अर्ली मूवर के तौर पे पाकिस्तानी मार्केट में एक मैसेज के लिए इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस कराने का प्लान कर रखा है। पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम पे जो क्रॉस ओवर कैटेगरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उनमें कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके शायद बहुत ज़्यादा अंदर फ्रेल्स इससे ज़्यादा हों, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हों। लेकिन अगर हम बात
बात करें इकोनॉमिक्स की, यूनिट इकोनॉमिक्स की, यानी कि पर किलोमीटर कॉस्ट की, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को कोई और बीट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारी इन्वायरमेंट के अंदर स्मॉग और स्मॉग का जो इशू चल रहा है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये गाड़ियाँ जो हैं ये बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। सो मेरे ख्याल से ये एक नई डायरेक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने, अगर ये पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक अच्छा कदम है, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मार्केट में आएंगी। अगली वीडियो में आपके लिए HS 1.5 जो कि MG की दूसरी प्रोडक्ट है उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi ki deals only on